हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग रियल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इसके इंडेक्स क्या है, ठीक है। इंडेक्स के बारे में समझेंगे कि हमें पूरे रियल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर यूनिट वाइज चले तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। अगर यूनिट वाइज चलते हैं तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल, ठीक है ना। हम लोग सबसे पहले सेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑफ आर। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट सेट टोपोलॉजी टोपोलॉजी ऑफ आर। क्लियर? ये पढ़ेंगे। अगर सेकंड यूनिट की बात किया जाए तो सेकंड यूनिट में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। क्या शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पर? फर्स्ट इस यूनिट में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। सीक्वेंस किसी रियल नंबर्स का सीक्वेंस क्या होता है, क्या अप्रोच करता है, क्या रिजल्ट है, क्या थ्योरम है, उनके बारे में समझेंगे। इस फर्स्ट सेकंड यूनिट में हम लोग इसके सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, सीरीजेस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एंड थर्ड यूनिट की बात किया जाए तो हम लोग यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे सबसे पहले यूनिट थर्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन टू आर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे फंक्शन के बारे में अच्छे समझेंगे। फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन फंक्शन टू आर, ठीक है ना। क्या करेंगे? फंडामेंटल ऑफ रियल वैल्यूज फंक्शन का आर पर हम लोग क्या करेंगे इस यूनिट में फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। सेकंड अगर हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में अच्छे से समझेंगे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में। क्लियर? थर्ड इस यूनिट में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफेंसिबिलिटी के बारे में, क्योंकि लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी हमारे सिलेबस में CSIR नेट एंड IIT JAM में अच्छे खासे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कि क्वेश्चन जो होते हैं वो हर ईयर हमको यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है ना। डिफेंसिबिलिटी क्लियर। फोर्थ अगर हम बात किया जाए इस यूनिट में अगर हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। हम लोग इस पे ये पढ़ेंगे। एंड अगर फोर्थ यूनिट की बात किया जाए, ठीक है ना, यूनिट थर्ड तक हम लोग को पास मिल गया है। यूनिट 4 की बात किया जाए तो यूनिट 4 में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि जो यहाँ से पढ़ेगा उसको क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ से पुट अप करने को मिल जाएगा। हम लोग एकदम आसान मेथड से चलेंगे। जो हमारा पुराना रूल था कि जैसे पेपर पूछे जाते थे कि पहले पेपर क्या थे, इजी पूछे जाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे पास पुट अप किए जाते हैं पेपर में वो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक से एडवांस की तरफ वो लोग बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सीरीज ऑफ फंक्शन इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? फिफ्थ यूनिट की बात किया जाए तो हम लोग यूनिट फिफ्थ में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा रीमान इंटीग्रेबिलिटी, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इस यूनिट में सबसे स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे रीमान इंटीग्रेबिलिटी, ठीक ना। इंटीग्रेबिलिटी क्लियर। सेकेंड इस यूनिट में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमारा जो होगा क्वेश्चन वो पूछा जाएगा सीधे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन क्लियर। यहाँ से ये पूछा जाएगा। हेलो, लास्ट यूनिट के बारे में बात किया जाए, यूनिट 6 हमारे पास यूनिट 6 होगा। यूनिट 6 में हम लोग इसमें एक ही चीज हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के बारे में, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ, यहाँ से हर ईयर आपको एक क्वेश्चन जरूर, एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पार्ट सी और पार्ट बी में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक ना। इनके बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल में सभी क्वेश्चन को समझेंगे। तो ये हम लोग 6 यूनिट है, इस 6 यूनिट के बारे में अच्छे से हम लोग अपने इस लेक्चर में समझेंगे। क्लियर। तो आई होप आप सबको रेडी होंगे कि क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सारी चीज़ें हम लोग आसान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से चलेंगे और पूरा जो आज का पेपर का लेवल है, तो हम लोग अभी प्रीवियस ईयर की बात किया जाए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 जुलाई 2025 में पेपर हुआ था, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या रहा, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हमको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। अगर अब हम बात किया जाए नोटेशन के बारे में आते हैं कि हम लोग अपने लेक्चर में क्या क्या नोटेशन यूज़ करेंगे। अगर आपको नोटेशन के बारे में अच्छा खासा क्लियर होगा, कमांड होगा, तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नोटेशन की बात किया जाए तो फर्स्ट नोटेशन में हम बात करेंगे बिलोंग्स की। इसे क्या कहते हैं, बिलोंग्स, ठीक है ना। बिलोंग्स कहने का मतलब है कि एक एग्जाम्पल समझते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक सेट दिया है, ठीक ना। हम लोग एक सेट चूज करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक x चूज कर रहे हैं जो कि x इक्वल टू हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स इन सेट a, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स इन सेट a। x जो है हमारा, जो x इक्वल टू हम लोग 3 ले रहे हैं, 3 हमारे क्या होगा, सेट a में बिलोंग करेगा। इसके लिए हम लोग ये नोटेशन का यूज करेंगे। अगर बात हम किया जाए सेकंड नोटेशन के बारे में, सेकंड नोटेशन हमारे पास आता है डज नॉट बिलोंग्स। यहाँ पे बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स, यहाँ बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स। डज नॉट बिलोंग्स कहने का मतलब है कि हम लोग सेम क्या करते हैं, सेम सेट लेते हैं, सेट जो हमारे पास ए है। तो यहाँ से हम लोग x इक्वल टू चूज कर लेते हैं 7, x इक्वल टू क्या चूज कर लेते हैं 7। अब देखिए इस सेट में 7 तो बिलोंग है नहीं, एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ से हम लोग इसको नोटेशन में क्या बोलेंगे, x नॉट बिलोंग्स इन सेट ए, ऐसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। ये दो नोटेशन के बारे में क्लियर होगा। नेक्स्ट नोटेशन की बात किया जाए, नेक्स्ट नोटेशन में इसे बोलते हैं इम्प्लाई। इसे क्या बोलते हैं, इम्प्लाई बोलते हैं। इम्प्लाई कहने का मतलब है कोई स्टेटमेंट है कि उसको इम्प्लाई कर रहा है, मतलब उसको बता रहा है कि ये चीज ये है, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास 12th में एक चीज पढ़े थे, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक पढ़े थे, ठीक है। सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव पढ़े थे ना, हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़े थे। रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़े थे कि हमारे पास एक सेट होता है, उस सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ बोलते हैं इसको रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर, देन क्या कहते थे, देन इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्सिव बोलते थे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये टाइप हमारे पास बनेगा, ये बनेगा, तब यहाँ से इम्प्लाई होगा कि ये हमारा कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तब इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। तब इसको हम बोलेंगे ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सेट में से हम लोग एलिमेंट चूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोलते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन सेट ए। तो ए में जितने भी एलिमेंट है खुद के साथ रिलेशन बनाते थे, तब उसे हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्सिव बोलते थे। मतलब ये कंडीशन इंप्लाई करेगा किसको, रिफ्लेक्सिव को। क्लियर, इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते थे। सेकंड नोटेशन की अगर हम बात किया जाए, फोर्थ नोटेशन, इसे बोलते हैं इम्प्लाई बाई इम्प्लाई। मतलब हम लोग इफ, इसको हम लोग इफ एंड ओनली इफ भी बोलते हैं, इफ एंड ओनली
इफ भी बोलते हैं, इम्प्लाई बाय इम्प्लाई, मतलब जो चीज है हम लोग अगर इस रूल से इस साइड से जा रहे हैं, मतलब कह रहा है कि P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई P, ठीक ना, Q इम्प्लाई P, ऐसा हो जाएगा Q इम्प्लाई P, मतलब जो बात P कह रहा है Q के लिए वही सेम बात Q कह रहा है P के लिए, तो इसको बोलते हैं इम्प्लाई बाय इम्प्लाई, ठीक है ना। एंड फोर्थ हो गया, फिफ्थ की बात किया जाए तो फिफ्थ में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे रजिस्टर हो गया, देयर नॉट हो गया, फॉर ऑल हो गया। अच्छा, फॉर ऑल की बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक नोटेशन यूज किए फॉर ऑल। फॉर ऑल को देखा जाए तो फॉर ऑल को हम लोग इस नोटेशन से पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर ऑल कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज बोल रहा है, कह रहा है कि उसमें से जितनी भी चीज है वो सारी सारी बात कर रहा है, जितनी भी है हमको सबके सब यूज करना है फॉर ऑल के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग सेट पे बात किया ना कि इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कह रहा है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट की सेम नंबर खुद से क्या होना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर ऑल ए के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए, ए सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन अप्लाई करेगा, ठीक है, कोई भी एक छूटने ना पाए, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ नोटेशन है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस को, चूंकि हमारा पहला चीज स्टार्ट होगा सेट से, ठीक है ना। सेट किसे कहते हैं, अब इसको समझ लीजिए, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेट क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेट्स, ठीक है ना। सेट की डिफिनीशन सबसे आसान है, आप लोग को याद ही होगा, नहीं याद है तो फिर से देखते हैं। कहता है कि ए सेट इज वेल डिफाइंड, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड, ठीक है ना, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या कहता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन, ठीक है। अगर हम लोग सीधी सी बात किया जाए, अगर इसको बोला जाए क्या बोलेंगे, सेट किसे कहेंगे, हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अगर इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में, अगर इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा इधर उधर करके बोलें, तो इसको अगर हम लोग बोला जाए तो क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, क्लियर। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर बोले ए सेट इज वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन, ठीक है ना, या फिर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे देखिए, अंडरलाइन करने वाली बात है, हम लोग बार बार वेल डिफाइंड बोल रहे हैं, वेल डिफाइंड किसे कहते हैं, अगर हम लोग सेट को अज्यूम कर रहे हैं तो सेट में वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब देखिए यहाँ पर, अगर हम बात करें वेल डिफाइंड की, कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कि हम लोग जो सेट बनाने के लिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देयर वेल डिफाइंड मीन्स, अब लिखते हैं यहाँ पर, हियर, हियर वेल डिफाइंड मीन्स, वेल डिफाइंड मीन्स, well defined means if we choose, if we choose any elements or objects, any elements और ऑब्जेक्ट्स, मतलब एलिमेंट्स का नहीं मतलब है हम वो कुछ रोमन नंबर्स मान लेते हैं, अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा को मान लेते हैं, या रोमन गिनती मान लेते हैं, या तो डिजिट्स को मान लेते हैं, ऐसे एलिमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है ना, या उसको बोलो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, then there have no confusion, then there have no confusion, confusion, ठीक है ना, कंफ्यूजन क्या नहीं होना चाहिए, देयर हैव नो कंफ्यूजन, एक सेकेंड, हैव नो कंफ्यूजन फॉर एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, फॉर एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग
ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई सेट ले रहे हैं और सेट कैसे बना रहे हैं, हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का बना रहे हैं, तो वहां पर जो सेट का एलिमेंट चूज करेंगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड करने का मतलब हमारे पास कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमको किस प्रकार के एलिमेंट रखें या ना रखें, ठीक ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए, यहाँ पे हम बोले कि कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय। अगर हम लोग कहा जाए कि स्मार्ट बॉय का कलेक्शन करो और वो क्या वो सेट बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये सेट क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमको किसी बॉय को स्मार्ट बोलना है, तो बॉय को स्मार्ट बोलने के लिए क्या डिफिनीशन है? किसी को देखे और जज कर दे कि हाँ ये स्मार्ट बॉय है, ऐसा तो है नहीं कि हम बोले कि हाँ ये स्मार्ट है, ये स्मार्ट नहीं है, ठीक ना। तो स्मार्ट होने के लिए कोई ना कोई एक पर्पज होना चाहिए, एक थिंक होनी चाहिए कि हम इस थिंक से बोलेंगे। क्या पता आप किसी को बोल रहे हैं कि कोई पढ़ने में ठीक है, आप उसे स्मार्ट बोल दे रहे हैं, ठीक ना। एक तरफ दूसरे को बोल रहे हैं कि ये अच्छा खासा काम कर लेता है, जुगाड़ी वाला इंसान है, आप उसे भी स्मार्ट बोल दे रहे हैं। तो एक हमारे पास पर्पज है नहीं, एक थिंक हमारे पास नहीं है कि किसी को स्मार्ट कैसे बोला जाए, ठीक ना। तो इसलिए ये हमारा तो सेट नहीं बनाएगा, ठीक है ना। अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ गुड बॉय या गुड गर्ल, गुड गुड गर्ल ले लेते हैं, गुड गर्ल्स। क्या आप इसे भी बोलेंगे ये हमारा सेट बनेगा? ये भी हमारा सेट नहीं बनाएगा। कंडीशन कंडीशन ये है कि आप फिर वही सेम है कि आप किस थिंग से किसी को बोलेंगे, लड़के या लड़की को, कि वो हमारा गुड है, अच्छा है, ठीक ना। किसी की सोच से कोई और डिफिनीशन होगा, किसी अच्छे को मतलब किसी गर्ल्स या बॉयज को गुड बोलने का, या किसी का और थिंक होगा कि इनको हम गुड या गर्ल बोलेंगे, सेम वही बात। या कोई अगर घर का अच्छा काम कर लेता है तो उसे हम गुड गर्ल बोल देंगे। अगर कोई घर का अच्छा काम ना करके मान लीजिए कि अच्छी पढ़ाई करते अच्छे बिहेवियर रहता है, हम उसे गुड बोल देंगे। तो सबका एक अलग अलग पर्पज होगा कि इसे गुड बोलना है या इसे बैड बोलना है, ठीक ना। तो ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, सेट नहीं बनाएगा। तो बात आती है कि सेट किसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम जस्ट सीधे बोल दिया जाए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, जितने भी बॉयज हैं उन सबका कलेक्शन लेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, सेट बनेगा। क्योंकि अब हमको पता चलेगा कि जो सेट हम बनाना चाहते हैं उस सेट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉयज है, ठीक ना। तो वो हमारे क्या बनाएंगे, ये हमारा क्या बनाएगा, सेट्स बनाएगा। क्लियर? एंड फोर्थ की बात किया जाए, सेम ऐसे ही हम लोग बोल दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स हुज obtained 95% marks इन इन किसी भी स्कूल की बात कर ले, या इन हम मान लेते हैं यूपी बोर्ड, इन यूपी बोर्ड, ठीक ना। हम मान लेते हैं यहाँ पे इन यूपी बोर्ड, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें उन सभी लड़कियों को रखते हैं यूपी बोर्ड के जो 95% पाई हैं, ठीक ना। तब ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, बना देगा सेट। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि हमको एक सेट ऐसा बनाना है कि उसमें देखिए यहाँ पे पर्पस दिया गया है कि हमको ऐसा सेट बना के दीजिए जो यूपी बोर्ड में, उन सभी लड़कियों का सेट बना के दीजिए जो यूपी बोर्ड में 95% मार्क्स गेन किए हैं, ठीक ना, पाए हैं, ठीक। तो यहाँ तो हमारे पास सेट बन जाए क्योंकि कोई कंफ्यूजन है नहीं, बस हमको उन्हीं को रखना है जो 95% पाए हैं, ठीक है। हमको उन्हीं को रखना है जो यूपी बोर्ड में 95% पाए हैं, किसी और को रखने कंफ्यूजन ही नहीं कि इनको हटाएं, इनको रहते, ओनली 95% जो पाया उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक कलेक्शन बना रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक से हम सेट बोल देंगे। क्लियर? आई होप आप सबको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा कि जो सेट होगा वो सेट हमारा कैसे बनेगा, ठीक है ना। उस सेट के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ चुके हैं। जैसे कहा जाए कि अगर हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल की बात किया जाए, फिफ्थ एग्जाम्पल में आप लोग नेचुरल नंबर तो अच्छे से पता होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में
प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इसे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। एंड 6 एग्जाम्पल की बात करें, सेम ऐसे इंटीजर्स, इसे क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ क्या हो जाएगा, ये द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर क्यू की बात किया जाए तो क्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू की क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ बोल देंगे द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लियर, ये हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर आपको बोला जाए कि आप लोग एक सेट बनाइए, कैसा हो, इरेशनल नंबर का हो, तो आप लोग क्या कहेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट, कि द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। क्लियर, यहाँ पे हम क्या बोलते सकते हैं इसको, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। एंड रियल नंबर को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पूरा रियल लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर तो भूल ही नहीं सकते। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या होते हैं, सेट होते हैं। तो आई होप आप सबको सेट के बारे में अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर सेट के बारे में हम लोग समझ चुके हैं तो सेट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, ठीक है ना। अगर सेट को अगर हमको लिखना होगा तो सेट को लिखेंगे कैसे, ठीक है ना। क्योंकि सेट लिखने का बहुत सारे तरीके, दो तरीके हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर छोटी क्लास में देखा जाए तो दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं कि हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, डिस्क्राइब्ड ए सेट, ठीक है ना। कि किसी सेट को डिस्क्राइब लिखा कैसे जाता है, इसके बारे में हमको समझना है, ठीक है ना। तो किसी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। देयर इज ओनली टू टाइप्स, आई थिंक देयर इज ओनली टू टाइप्स, देयर इज टू टाइप्स, तो टाइप वेज मान लेते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के हैं। पहला बात किया जाए तो पहले टाइप में हम लोग बोल सकते हैं लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कि हम लोग किसी भी जो हम लोग सेट बना रहे हैं उस सेट के एलिमेंट को लिस्टिंग कर दिया जाए, मतलब लिस्ट के हिसाब से उसको रख दिया जाए, तो एक तरह से हम लोग इसको सेट बना सकते हैं, ठीक है ना। लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो किसी सेट को लिस्ट कैसे किया जाएगा, जैसे अगर कहा जाए कि अगर हमसे कहा जाए कि एक सेट बनाई, एक सेट है आपके पास हैज एलिमेंट्स, एक सेट है जिसके पास एक एलिमेंट्स है ए बी सी, देन वी राइट, अगर इसको हमको लिखना होगा तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिस्ट करेंगे ऐसे, एक सेट बना रहे यस, यस को हम लोग हमेशा सेट को करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, और यस का जो एलिमेंट्स है क्या है, ए बी सी है, तो यहाँ से ए बी सी ऐसे लिस्ट किया जाता है, ठीक है ना। अभी जस्ट हम लोग पीछे बात किया गया नेचुरल नंबर के बारे में, हम लोग बोले कि यन क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ, यन हमारा कैसा है, द सेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है हमारे पास, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इसको अगर हमको लिस्ट में करना हो, करली ब्रैकेट में रखना हो, तो यहाँ पे यन लिखेंगे, इक्वल क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है तो जो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होता है, वन से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे लिस्ट करना है, ठीक है ना। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को अगर लिस्टिंग में रूप में लिखना है, सेट के में लिखना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, और किसी भी सेट में जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को भी हम लोग ऐसे करेंगे। अगर बात किया जाए इंटीजर्स की, इंटीजर्स को कैसे लिस्ट करेंगे, तो इंटीजर्स को लिस्ट करने का सबसे सही तरीका है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। क्लियर, ऐसे हम लोग लिस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, अगर दूसरे तरीके से चला जाए कि
दो तरीके हम बोले ना, देयर इज टू टाइप्स। सेकंड टाइप्स देखिए, सेकंड टाइप से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को हम लोग कॉमन टू ऑल लिखते हैं, ऐसे समझिए, डिस्क्राइब्ड बाय मीन्स ऑफ property which is common to all its elements, ठीक ना। जैसे कहा जाए कि अगर किसी सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब बाय मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच इज कॉमन टू ऑल इट्स एलिमेंट्स, इस एलिमेंट में जो कॉमन होगा उसकी बात करें मतलब अगर हम सेट यस की बात करें, सेट यक्स में फॉर ऑल यक्स एलिमेंट्स, देखिए अगर हमको सेट में लिखना हो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे बिल्डिंग बोलते हैं कि यक्स हमारा कैसे होना, ऐसा यक्स चूज करिए तो यक्स हमारे क्या होना चाहिए, पी ऑफ यक्स होना, ठीक है ना, ऐसे कुछ होना चाहिए, ठीक ना, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, या फिर ऐसे समझिए, सबसे आसान तरीका है इसको समझने का, एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, इससे थोड़ा हार्ड हो गया है, यहाँ से आसान तरीके समझते हैं कि आपको एक सेट बनाना है, ठीक ना। सेट बनाने के लिए एक पहला तरीका हमको लिस्ट में पता है कि हाँ इसको लिस्ट में लिख दें। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर बोलना है नेचुरल नंबर को आप ऐसे लिस्ट ना बना करके ऐसे लिख दीजिए कि आपको नेचुरल नंबर बनाना है, आपको ऐसा यक्स चूज करिए कि यक्स आपका क्या हो, नेचुरल नंबर, यक्स इज नेचुरल नंबर। अब क्लियर है, नेचुरल नंबर्स, ठीक ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, किसी सेट को लिखने का तरीका ये भी होता है कि आप समझिए कि आपको एक नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, उसके लिए आपको यक्स चाहिए, ठीक ना, और यक्स आपको कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से आना चाहिए, ठीक ना। एक सेट ऐसे बना लीजिए। सेकंड मान लीजिए कि आपको एक सेट बनाना है, और मान लेते हैं ए सेट बनाना है, ए सेट में आपको यक्स चाहिए, और यक्स कैसा हो आपका, यक्स बिलोंग्स इन, अगर यक्स बिलोंग या फिर यक्स बिलोंग्स हटाते हैं, यक्स ग्रेटर देन 5, यक्स ग्रेटर देन 5, आपको एक ऐसा सेट बनाना है, उस सेट में यक्स ऐसा होना चाहिए कि यक्स हमारा जो होना चाहिए 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो वो सेट की अगर लिस्टिंग किया जाए तो सेट की लिस्ट क्या होगी, 5 से बड़ी होनी चाहिए मतलब, और यक्स बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर मान लेते हैं, यक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, यक्स हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ से लिख लेते हैं हमारे पास 6 7 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट ये भी बन जाएगा, ठीक ना। सेट को लिखने का दो तरीका है, आप इसको एक लिस्ट में करके ऐसे लिख लीजिए, या तो आप उसको एक क्या कर दीजिए, सेट बिल्डिंग में लिख दीजिए कि आपको सेट को बिल्ड करना है, वो कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक ना, ऐसे करना है, ठीक। किसी सेट को लिखने का ये दो तरीके हुए, ठीक। आई होप आप सबको सेट के बारे में समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं, सेट के बाद हमारे पास आता है सबसेट, सेट के बाद हमारे पास क्या आता है, सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं, ठीक है, सेट के बाद आता है सबसेट, सबसेट किसे कहते हैं, ठीक। सबसेट उसे कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इफ, पे डिफिनेशन लिखते हैं, इफ ए एंड बी, ठीक ना, ए और बी हमारे पास कैसे हैं, आर टू सेट्स, टू सेट्स, ठीक ना, टू सेट्स सच दैट each members of a is also a member of b, a member of b, ठीक ना। अगर हम कह रहे हैं कि हम दो सेट ले रहे हैं ए और बी, ठीक ना, ए और बी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो सेट ले रहे हैं। अब उस सेट में कह रहे हैं कि ए का जो मेंबर है, ठीक ना, ईच मेंबर, ए का जितने भी मेंबर है वो सभी सभी बी के भी मेंबर है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, ए जे सबसेट ऑफ बी। हम ये कह रहे हैं कि ए में जितने भी मेंबर्स हैं मतलब एलिमेंट्स हैं, वो सभी एलिमेंट्स हमारा सेट बी में भी है,
तो इसका मतलब ए जो होगा बी का सबसेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि बी ए का सबसेट हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ईच मेंबर्स ऑफ ए इज आल्सो अ मेंबर ऑफ बी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बी के सभी एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स हमारा बी में है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे इंप्लाई कर रहा है ए इंप्लाई बी कर रहा है, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट किस में है, बी में है, तब उसे हम ए को सबसेट बोल रहे हैं, किसको, बी को, ठीक ना। एग्जाम्पल तौर पे ऐसे समझिए, इसका मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक एक्स एलिमेंट है जो कि बिलोंग्स कर रहा है ए में, ठीक ना। एक एलिमेंट से हम लोग चूज कर लेते हैं जो कि एक्स में बिलोंग, एक्स चूज कर ले जो कि ए में बिलोंग कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स ए में है वो सभी एलिमेंट्स हमारे किस में है, बी में। तो यहाँ से इंप्लाई ये होगा कि एक्स बिलोंग करेगा बी में भी, एक्स हमारा किस में बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, ऑफ बी, क्लियर। तब हम बोलेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक ना। अगर इसको नोटेशन के रूप में देखा जाए तो इसको नोटेशन के रूप में कैसे नोट करेंगे, कहेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी, तब कहेंगे कि ए हमारा जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक एग्जांपल्स और समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है, यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास एक सेट है ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। फिर बी एक दूसरा सेट लेते हैं, बी में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक ना। तो ए में जितने भी एलिमेंट है आपके पास वो सभी सभी एलिमेंट बी में है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो बोलेंगे कि ए जो है वो हमारा बी का सबसेट होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि बी हमारा ए का सबसेट होगा, ठीक है। तब यहाँ पे ये बात नहीं बोल सकते क्योंकि बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट हमारा ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बी में हमारे पास क्या है 6 7 8 है, लेकिन ए में है ही नहीं। तो यहाँ से ये बात तो नहीं बोल सकते कि बी सबसेट ऑफ ए, ये बात हम लोग नहीं बोलेंगे कि बी हमारा ए का सबसेट है, ठीक है ना। सिर्फ हम क्या बोलेंगे कि ए जो है वो हमारा सबसेट है, किसका, बी का। क्लियर, सबसेट क्लियर हो गया, कुछ है, कुछ डाउट है तो प्लीज़, डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर हमें डाउट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ नोट्स की, मैं लिख लेते हैं जो सबसेट आउटसेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नोट में पहला पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे पहला पॉइंट अगर कह रहे हैं कि इफ़, कुछ प्रॉपर्टी मान लीजिए कि इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर बी ए का सबसेट है एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट और बी ए का भी सबसेट है, ये कैसी बात हो सकती है ना। अब दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक अलग कंडीशन होगी, उसको बताते हैं कि ए हमारा बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तब यहाँ पे बोलेंगे कि ए और बी आपस में कैसे होंगे, बराबर ही होंगे। तब ए और बी कैसे होगा, बराबर ही होगा, ठीक ना। ए में जो एलिमेंट होगा और बी में जो एलिमेंट होगा दोनों सेम ही होंगे। कैसे होगा, देखिए एक सेट लेते हैं ए में क्या है हमारे पास 1 2 3 4, और बी में भी हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। तो ए में जितने भी एलिमेंट है वो सब बी में है, बी में जितने एलिमेंट है वो सब ए में है, तो ए हमारा बी का सबसेट हो जाएगा और बी ए का सबसेट हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ए और बी आपस में कैसे होंगे, बराबर ही होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर इक्वल एंड सेम, ठीक ना। तो ये हो गया हमारे पास पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर बात किया जाए, दूसरे नोट की बात किया जाए कि अगर ए सबसेट ऑफ बी अलाउज, ए सबसेट ऑफ बी, बी लिखते हैं नहीं तो डी समझेंगे आप लोग, ए सबसेट ऑफ बी allows for possibility, or possibility that A and B, that A and B might be equal, ठीक ना।
माइट बी इक्वल। कहने का मतलब है कि अच्छा एक चीज यहाँ पे समझिए, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं ना, नीचे का जो इक्वलिटी वाला पार्ट है इसको हटाते हैं, ठीक। यहाँ से ए हमारा बी का सबसेट, अब ज्यादा क्लियर रहेगा कि ए हमारा क्या है, बी का सबसेट, क्योंकि यहाँ पे नोटेशन के बारे में भी समझना है ना, कि अगर ऐसा नोटेशन आया तब क्या कहेंगे और ये वाला नोटेशन आया तब हम लोग क्या कहेंगे, ठीक ना। अगर ऐसा नोटेशन आ रहा है, ठीक ना, ये वाला ए सबसेट नीचे देखिए इक्वल लग रहा है ना, अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेट बनेगा ए और बी का, जैसे ये वाला हम लोग एग्जांपल लें, तो यहाँ पर अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सबसेट और इक्वल बी, ठीक ना। इसे क्या बोलेंगे, सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, ठीक ना। अगर ऐसा आ रहा है तो इसे प्रॉपर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अगर ऐसा सेट आ रहा है तो इसे प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, अगर ऐसा आ रहा है तो इसे इम्प्रॉपर बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। तो मतलब ये समझिए कि अगर ये नोटेशन आ रहा है तो इसका मतलब जो सेट ए है और बी है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब सेम नंबर हो सकते हैं, जैसे हम लोग इसकी बात किए हैं। अगर इसको लिखना होगा तो हम ए सबसेट ऑफ बी लिखेंगे, मतलब ए इम्प्रॉपर सबसेट बी लिखेंगे, ठीक ना। तो ऐसा बन सकता है। थर्ड में, थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है। अगर हमको नोटेशन की बात किया जाए तो प्रॉपर सबसेट का ऐसे भी नोटेशन लिख सकते हैं और ऐसे लिख करके ऐसे भी, क्योंकि जितने भी आपको पढ़ाएंगे अगर आप कहीं वीडियो देखेंगे तो वहां पर प्रॉपर सबसेट के लिए ऐसे भी यूज करेंगे और यहाँ पर इक्वलिटी लगा करके उसको कट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चाहे ऐसे यूज करिए आप, चाहे ऐसे यूज करिए, दोनों बार सेम होगा, ठीक है ना। तब इससे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ए इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब इसे हम लोग कहेंगे कि ए जो होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब जितने भी एलिमेंट ए में, जैसे इसकी बात की जाए, ये एग्जांपल और ये ए में हमारे पास 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है, बी में हमारे पास 1 से लेके 8 तक एलिमेंट, तो ए वाले में जितने भी एलिमेंट वो बी के एलिमेंट से सेम तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं, इसलिए हम लोग प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। क्लियर, अभी आप सबको ये क्लियर होगा, इसमें कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसेट, ठीक है ना। अब इसके बाद एक आता है, अगर इसकी बात ना किया जाए तो बेकार है, ये इम्पटी सेट, ठीक है ना। इम्पटी सेट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इम्पटी सेट, ई एम पी टी, ठीक है ना। इम्पटी सेट किसे कहते हैं, इम्पटी सेट उसे कहते हैं कि हम लोग एक सेट बनाएं, ठीक ना, और उसमें कोई भी प्रकार का एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें एक भी प्रकार का एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पटी सेट, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग डिफिनीशन से कहते हैं, लिखते हैं, ए सेट दे हैव नो एलिमेंट्स इन सेट, नो एलिमेंट्स इन सेट इज कॉल्ड इम्पटी सेट, कहेंगे हम लोग इम्पटी सेट, कहेंगे एक ऐसा सेट जिसके पास एक भी प्रकार का एलिमेंट, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पटी सेट कहेंगे, ठीक ना। तो इम्पटी सेट का अगर नोटेशन की बात किया जाए, इम्पटी सेट के नोटेशन की बात किया जाए, तो इम्पटी सेट का जो नोटेशन होता है उसको कोई कोई ऐसे, ठीक ना, ऐसे लिखते हैं, जैसे हम लोग फाइव भी बोलते हैं, लेकिन ये फाइव के जैसा होता नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पर ये तिरछा होता है, क्योंकि हमें जहाँ तक याद है कि फाइव जो है ऐसे सीधी लाइन खींची जाती है, लेकिन इम्पटी के लिए हम लोग थोड़ी सी टेढ़ी लाइन खींचते हैं, ठीक है। ऐसे यूज कर सकते हैं, या एक नॉर्मली करली ब्रेकेट यूज कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का एलिमेंट ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पटी सेट कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इम्पटी सेट क्या हो। मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया है ए, ठीक है ना, ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया सेट हमको बनाना है बी, जिसमें यक्स हमारा कहाँ से आएगा, ए से आएगा,
ठीक ना। एक ऐसा बी हमको एक सेट ए की मदद से एक ऐसा सेट बनाना है बी, जो कि हमारा क्या है, एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है। और ए से एलिमेंट कैसा आना चाहिए कि यक्स हमारा जो हो वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। ठीक ना, ये समझ में आया? हम लोग क्या करें, एक सेट ले रहे हैं ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है। हमको एक नया सेट बनाना है बी, बी में जो एलिमेंट है एक्स है वो कहाँ से आने चाहिए, ए से आने चाहिए, और जो एलिमेंट आना चाहिए वो हमारा 4 से बड़ा होना चाहिए। अब बताइए क्या सेट ए में कोई 4 से बड़ा कोई एलिमेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब बी हमारा कैसे हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है ना, बी में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि एलिमेंट हम लोग ए से चूज कर रहे हैं और ए में 4 से बड़ी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब बी में कोई एलिमेंट आ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। क्लियर, आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हो गया। हम लोग सबसेट पढ़ लिए, सेट क्या होता है ये पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे खासे से फंक्शंस के बारे में, या यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब क्या होते हैं, वन वन टू फंक्शन, ये सब मतलब सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसानी से चलेंगे। ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।